देखेगा 1833 का जो चार्टर एक्ट था ये भारत में महत्वपूर्ण था। एक तो इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल है इसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। साथ ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी इनसे इनके जो विधायी अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसके अलावा इसमें प्रावधान किया गया एक अतिरिक्त जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, गवर्नर जनरल प्लस 3 मेंबर, उसमें एक अतिरिक्त चौथा सदस्य शामिल किया गया जो विधि सदस्य था। ये गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक अतिरिक्त सदस्य विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया जो था लॉर्ड मैकाले। केवल जब विधि से संबंधित बात होती थी या विधि बनाने का समय आता था तभी ये मीटिंग में शामिल होता था, इसके अलावा मीटिंग में शामिल होने की छूट नहीं थी। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके द्वारा भारत में जो सरकारी सेवाओं में नियुक्ति थी उनमें धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव जो था उसे नकारा मान दिया गया कि सरकार, ब्रिटिश सरकार की जो पॉलिसी है वो इस किसी भी तरह का भेदभाव करने की नहीं है। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। अभी भी जो सरकारी उच्च पद थे उन पर केवल अंग्रेजों के लिए वो रिजर्व थे, उनकी ही नियुक्ति जो थी वो इसके कहने के बावजूद भी की जाती रही। इसके अलावा इस एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया जो बाद में 1843 में फाइनली समाप्त कर दिया गया दास प्रथा को। तो ये कार्य जो थे, इसके अलावा जैसे कि पहले होता आ रहा था इस चार्टर के द्वारा भी कंपनी को भारत में प्रशासन के अधिकार जो था वो 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन साथ ये अधिकार जो थे इस बार सिर्फ राजनीतिक यानी प्रशासन से संबंधित थे। अगले 20 साल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रशासन चला सकती थी। 1833 के एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी उसके सभी व्यापारिक एकाधिकार ये जो थे समाप्त कर दिए गए। यानी अब ब्रिटिश कंपनी का कार्य भारत में सिर्फ प्रशासन चलाना है, व्यापार का कार्य जो था उसका नहीं रहा। उसके जितने भी अधिकार थे वो सब इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिए गए। साथ ही क्योंकि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के कानून विधान बनाने के अधिकार भी छीन लिए गए थे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो इस प्रकार से प्रशासन का केंद्रीयकरण जो था वो इस एक्ट के द्वारा किया गया। एक विधि आयोग भी पहली बार इस एक्ट के द्वारा भारत में स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट देखेगा। इसके द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो किया गया, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी इसमें 6 अतिरिक्त विधि सदस्य जो थे वो जोड़े गए। तो एक प्रकार से ये गवर्नर जनरल की काउंसिल जो थी वो विधान मंडल हो गया। 10 सदस्यों का एक विधान मंडल जो था वो इस एक्ट के द्वारा स्थापित हो गया। इस एक्ट के द्वारा सरकारी सेवाओं में मनोनयन या मनोनीत करने की जो पॉलिसी थी उसे समाप्त कर दिया गया और सिविल सेवा परीक्षा इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं में नियुक्ति करने की बात जो थी वो इस 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में कही गई। साथ ही
कंपनी का जो भारत में प्रशासन चलाने का अधिकार था उसके बारे में कहा गया कि अगले आदेश अगले आदेश आने तक कंपनी का कार्य भारत में प्रशासन चलाने का है। व्यापारिक अधिकार दोबारा नहीं दिए गए कंपनी को। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखेगा 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसके बारे में आप जानते हैं, ये 1857 का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये हुआ। ये इतना गंभीर था कि एक समय जो था, अगर उस समय ये पहले से प्लानिंग करके लोगों ने एक साथ विद्रोह किया होता तो हो सकता था कि भारत में ब्रिटेन की सत्ता भी समाप्त हो जाती। तो ब्रिटिश सरकार और भारत पर प्रशासन चलाने वाले जो अधिकारी थे वो लोग काफी डर गए थे। तो उन्होंने एक 1858 में ही एक एक्ट लागू किया जिसके द्वारा तय किया गया कि भारत के जो रियासतें हैं, रियासतों को अधिग्रहित करने की जो नीति थी इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने वो समाप्त कर दी। इसके द्वारा साथ ही इन्होंने कहा कि वो भारत के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी इसके द्वारा भारत के रियासतों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की नीति को ब्रिटिश सरकार ने त्याग दिया, क्योंकि उन्होंने 1857 के विद्रोह को यही मानना था कि क्योंकि इससे पहले लगातार भारत में सत्ताओं का विलय किया जा रहा था। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा अनेक राज्यों को हड़प लिया था और साथ में अनेक तरह के धार्मिक कानून बने थे, जैसे सती प्रथा का अंत किया गया, दास प्रथा का अंत किया गया। इसी पर अनेक मामलों में ईसाई मिशनरी भी आकर रह रहे थे। तो सरकार जो ब्रिटिश सरकार जो थी वो किसी तरह का विवाद नहीं चाहती थी और वो शांति से भारत में अपना प्रशासन चलाना चाहती थी। तो उन्होंने इसके द्वारा रियासतों में को अधिग्रहण करने की नीति और धार्मिक मामलों में भारतीयों के हस्तक्षेप की नीति को पूर्णतः त्याग दिया। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत से समाप्त हो गया। यानी अब भारत की जनता जो थी वो सीधे ब्रिटिश जनता जो थी वो हो गई थी। भारत का प्रशासन जो था वो ब्रिटेन से सीधे नियंत्रित होने लगा था। इसके लिए देखिएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जो नियंत्रण मंडल स्थापित किया गया था, इन दोनों को भंग कर दिया गया। और इसके अलावा एक भारत में राज्य परिषद ये बनाई गई। इसका चीफ जो होता था वो राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ये होता था। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था ये ब्रिटिश संसद में मंत्री होता था और क्योंकि मंत्री होता था और ये मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था तो उसी के थ्रू जो था प्रशासन चलता था। इसके सहायता के लिए 15 सदस्यीय बोर्ड का गठन किया गया था जिनके साथ मिलकर यह भारत का प्रशासन चलाता था। इसके अलावा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय ये कहा जाने लगा। वायसराय का अर्थ होता है ताज का प्रतिनिधि। तो ये बदलाव जो था 1858 के एक्ट के द्वारा मुख्य रूप से किया गया। यानी अब भारत का प्रशासन जो था वो सीधे ब्रिटिश सरकार की तरफ से किया जाने लगा। इससे पहले क्या था, ये प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार जो थी वो भारत का प्रशासन चला रही थी। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, व्यापारिक कार्यों को करने के लिए एक नियंत्रण मंडल बनाया गया था जो राजनीतिक कार्यों को देखता था। ब्रिटिश सरकार सीधे इसमें हस्तक्षेप नहीं करती थी, इनडायरेक्टली था ब्रिटिश सरकार का ही, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा अब भारत की जनता जो है वो सीधे ब्रिटिश ताज से नियंत्रित जो थी वो होने लगी और भारत के गवर्नर को ताज का प्रतिनिधि यानी वायसराय का नाम दे दिया गया और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसकी नियुक्ति की गई जो 15 सदस्य बोर्ड के साथ सलाह के तौर पर भारत का प्रशासन जिसका चलाने का कार्य था।
ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक मंत्री हुआ करता था और जो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी था। तो ये सारे कार्य जो थे वो 1858 के एक्ट के द्वारा किए गए। इसके बाद 1861 का एक्ट का भारत शासन अधिनियम। देखिए 1861 का भारत शासन अधिनियम पहले देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं या 1813 का एक्ट है, 1792 का एक्ट है या 1833 का। हमने देखा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट का मतलब होता है अधिकार पत्र। इन्हें कंपनी को ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक अधिकार पत्र दिया जाता था 20-20 साल के लिए। लेकिन 1858 के बाद जब कंपनी जो था उससे सारे अधिकार वापस ले लिए गए, अब कंपनी के पास कोई अधिकार नहीं है। तो उसके बाद ये सब भारत शासन अधिनियम बन गए, यानी एक्ट कहलाने लगे। ब्रिटिश संसद से एक्ट पास होता था। भारत में जो भी काम करना होता है, राज्य सचिव जो था वो ब्रिटिश संसद में रखता था, ब्रिटिश संसद में उस पर वोटिंग होती थी, वहां से एक्ट को पास होता था और भारत में लागू होता था। यानी अब ये सारे जो थे भारत में जहां से कानून बनकर आते थे वो अधिकार पत्र न होकर सीधे अधिनियम थे। इसलिए 1858 के बाद जितने भी ब्रिटेन से भारत को शासन चलाने के लिए नीति निर्देश आए वो सारे अधिनियम या एक्ट कहे जाते हैं। तो 1861 का भारत शासन अधिनियम देखेगा। इसके द्वारा भारत में पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम, ये पहली बार इसके द्वारा लागू हुआ। यानी कि पोर्टफोलियो से मतलब है अलग अलग विभाग का मुखिया एक मंत्री को बना दिया गया और अंतिम फैसला जो था वो उसको लेने के लिए उसे अधिकृत कर दिया गया। तो अलग अलग जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे उन्हें अलग अलग विभागों को का मुखिया बना दिया गया। एक पद सदस्य के पास एक से अधिक जो थे विभाग वो भी दिए गए। इसके अलावा 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश सरकार ने माना था कि क्योंकि इसमें स्थानीय तत्व जो है उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो उस आधार पर यहां पर 3 भारतीय इन लोगों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में नियुक्त किया गया। एक बनारस के राजा को, दूसरा पटियाला के राजा को और तीसरा सर दिनकर राव। इन 3 सदस्यों को, 3 भारतीय लोगों को गवर्नर जनरल की परिषद में स्थान दिया गया। पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में स्थान दिया गया। हालांकि ये सीधे तौर पर भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे क्योंकि इन्हें गवर्नर जनरल ने मनोनीत किया था, इनका चुनाव नहीं हुआ था। तो लेकिन फिर भी प्रशासनिक विकास की दृष्टि से पहली बार भारतीयों को गवर्नर जनरल की काउंसिल में सीधे स्थान दिया गया था। तो पहली बार ये 1861 के एक्ट के द्वारा किया गया। हालांकि स्थानीय प्रतिनिधियों को इससे पहले जो 1853 का चार्टर एक्ट था इसके द्वारा स्थान दिया गया था। जो गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 अतिरिक्त सदस्य जो थे ये मनोनीत किए गए थे। इनमें से 4 सदस्य जो थे वो बंबई, मद्रास, बंगाल व आगरा के प्रांतों के स्थानीय प्रतिनिधियों से जो थे उनमें से चुने जाते थे। गवर्नर जनरल उनमें से मनोनीत करता था। इसमें ये एक विधान जो था इसके लिए बनाया गया था। लेकिन ये सब सदस्य जो थे वो सरकारी सदस्य थे और ये जो थे भारतीय नहीं थे। पहली बार भारतीय लोगों को शामिल किया गया वो 1861 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। धन्यवाद।